Polity with AI. संविधान के हिसाब से देखें तो भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे ताकतवर इंसान लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। मतलब क्या उनकी स्थिति किसी कॉरपोरेट कंपनी के उस चेयरमैन की तरह है जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है और आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी यही है कि हम इस पूरे विरोधाभास को डिकोड करें। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी, आरपीएससी या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भाग 5 के अनुच्छेद 74 और 75 की इन जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या राष्ट्रपति सच में हर सलाह मानने के लिए मजबूर हैं? सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, बिल्कुल मजबूर है। अनुच्छेद 74 साफ तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। अच्छा, मतलब कोई चॉइस नहीं उनके पास? पहले नहीं थी, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने इसमें एक छोटा सा बदलाव किया था। इसके तहत राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। सिर्फ एक बार? तो मतलब अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह बिना कोई बदलाव किए वापस भेज दे तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। अरे, तो फिर इस वीटो पावर का फायदा ही क्या है? मतलब ये तो बस एक दिखावा हुआ ना। इस एक बार के स्पीड ब्रेकर से होता क्या है? देखो, इसका असली फायदा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक होता है। हाँ। मतलब जब राष्ट्रपति किसी फैसले को वापस लौटाते हैं ना, तो देश और मीडिया का ध्यान उस मुद्दे पर चला जाता है। समझ गया। एक तरह का नैतिक दबाव बन जाता है सरकार पे। बिल्कुल। हालांकि अंत में उन्हें हस्ताक्षर करने ही होते हैं और इसमें एक बहुत बड़ी ढाल भी है। वो क्या? अनुच्छेद 74(2) के तहत न्यायालय कभी ये जांच नहीं कर सकते कि बंद दरवाजों के पीछे क्या सलाह दी गई थी। मतलब न्यायपालिका इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सरकार के फैसले पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एकदम सही। तो चूंकि राष्ट्रपति सलाह मानने को मजबूर हैं, इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में। हाँ, टेक्निकली वही बॉस है। तो क्या इस असीमित ताकत का फायदा उठाकर कोई प्रधानमंत्री अपनी गठबंधन सरकार बचाने के लिए या कह लें कि राजनीतिक समर्थन खरीदने के लिए किसी को भी मंत्री बना सकता है? हाँ, मतलब पहले तो ठीक ऐसा ही होता था। जंबो कैबिनेट बना दी जाती थी ताकि विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर सरकारें बचाई जा सकें। बाप रे, ये तो सीधे सीधे सरकारी खजाने की बर्बादी है। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसने एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी। अच्छा, वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? अनुच्छेद 75(1) क के तहत अब प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे वाह, मतलब अब रेवड़ियों की तरह मंत्री पद नहीं बांटे जा सकते। 15% की लिमिट फिक्स कर दी गई। हाँ, और इसी में दल बदल वाला नियम भी जुड़ जाता है। अगर कोई 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। ये काफी दिलचस्प है। अब इस 15% वाली टीम पर आते हैं। मैंने पढ़ा है कि अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। सुनने में ऐसा लगता है ना कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन यहीं पर किताबी भाषा और असल राजनीति का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। तकनीकी रूप से मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर हैं, पर असलियत में ये प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। मतलब राष्ट्रपति किसी मंत्री को तभी हटाते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने की सलाह देते हैं। सटीक विश्लेषण। और इस पूरी टीम की जवाबदेही तय करने के लिए अनुच्छेद 75(3) है। इसे आप संसदीय प्रणाली की असल धड़कन कह सकते हैं। वो कैसे? इसके अनुसार पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब अगर एक भी बड़ी नीति पर सरकार लोकसभा में हार जाती है या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब वो हम साथ तैरते हैं साथ डूबते वाला सिद्धांत यहीं लागू होता है। एक मंत्री की गलती पूरी सरकार को ले डूब सकती है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिर्फ अनुच्छेदों के नंबर रटना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको 15% की सीमा का कारण, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रभाव और इन संशोधनों के पीछे की राजनीति को समझना ही होगा। हाँ, और इन्हीं बारीकियों से परीक्षा में विश्लेषणात्मक सवाल बनते हैं जो रटने वालों और समझने वालों के बीच का असली अंतर तय करते हैं। सही कहा। पर जाते जाते इन संवैधानिक दस्तावेजों का एक ऐसा नियम भी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? अनुच्छेद 75(5) ये छूट देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने लगातार 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। हाँ, ये प्रावधान तो है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या सैद्धांतिक रूप से बिना कोई चुनाव लड़े और संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति सीधे 6 महीने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनकर पूरी सत्ता चला सकता है? ये तो बहुत ही गहराई वाला सवाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के दौरान खुद विचार करना चाहिए।